गुड इवनिंग। जैसा कि तुम लोग को बताया गया रीडिंग सेक्शन देखने के लिए क्या कैसे देखना है। सबसे पहले उसको हम लोग 2 पेज या 3 पेज या 4 पेज रीडिंग कर लेंगे। मिनिमम 3 पेज रखिए प्रत्येक दिन, तो रीडिंग कर लेंगे। रीडिंग करने के बाद आपको क्या करना है, फिर रीडिंग का वीडियो देखिए और पुनः रीडिंग वीडियो देखने के बाद फिर से हम उसको क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे। उससे क्या होगा, हमको समझ में ज्यादा आएगा। ओके, देखते हैं हम लोग। जैसे पढ़े थे बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, तो ये सब पढ़े थे। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे हम लोग उसी में। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। मतलब बहुत सारा बहुउद्देशीय परियोजना के द्वारा जो हमारा बांध बनाया गया उसको परिनिरीक्षण और विरोध हम लोग के सामने आ गया। किस तरह से भाई देखो, नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है। जब हम किसी नदी को रोक कर उसका पर बांध बनाते हैं और उसका पानी को रोक रहे हैं तो उसके बहाव से अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम होता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा हो जाता है। जलाशय मतलब जहाँ पर जम रहा है पानी, वहां पे क्या हो जाएगा, जमने लगेगा, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। और नदी का जलीय जीव है और आवास, उसमें क्या हो जाएगा, मतलब उसमें बहुत सारे जीव रहते हैं, मछली वगैरह, उन सब के लिए क्या होगा, भोजन में कमी हो जाएगा। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देता है, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। मतलब जो बांध होता है नदी को कई टुकड़ों में बांट देता है, जिसके चलते उसमें जो अंडे देंगे जीव वो नहीं दे पाते हैं, है ना, उनको दिक्कत होता है और स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती है, जो कालांतर में अपघटित हो जाती है। मतलब जो बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाला जलाशय है ना, और वहां पर मौजूद जो वनस्पति है, मिट्टी जल में डूब जाती है, वो सब मिट्टी जल में क्या होता है, डूब जाता है। और जो मतलब कालांतर मतलब समय बीतने के उपरांत अपघटित हो जाती है, मतलब खत्म हो जाता है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए सामाजिक आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बनाए गए। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के बृहद स्तर पर विस्थापन के कारण होता है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। कहने का मतलब एकदम साफ सुथरा है। जैसे मान लो आप जहाँ रहते हो वहाँ कोई बांध बन जाता है, तो बांध बनने से आपको क्या कहेगा कि आप यहाँ से चले जाइए, आपको दूसरा जगह पुनर्वास किया जाए, दूसरा जगह आपको जगह दे दिया जाएगा, आप वहाँ जाकर रह गए। लेकिन आपका जो इस जमीन से, इस घर से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के समाज से जो आप लगाव हो गया है वो छूटता नहीं। और यहाँ पर बहुत सारा जो व्यापार है या मान लो पेड़ पौधा है, तुम्हारा घर है, वो सारा चीज क्या होगा, इस डैम में डूब जाएगा। तो पुनर्वास में भले दूसरी जगह चले जाएंगे, अब वहाँ का समाज, वहाँ का सोसाइटी कैसा होगा, नहीं होगा, कैसा बनेगा, वहाँ का व्यापार कैसा होगा, हमारा तो सारा का सारा सब कुछ उसमें चौपट हो जाता है। यही चीज यहाँ बताया जा रहा है कि इसमें यह जो तुम्हारा सारा चीज है वो तो तुम्हारा नियंत्रण लग जाता है। आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। मतलब देश की बेहतरी के लिए क्या करना पड़ता है, सब चीज छोड़ देना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदारों और बड़े किसानों को, उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को, गांव के भूमिहीनों को लीजिए। क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं? मतलब ये जो बड़ा बड़ा योजना होता है, बहुउद्देशीय परियोजना करते हैं, उससे किसको लाभ मिलता है? हम मान लो वहाँ का जो स्थानीय लोग तो दूसरी जगह चले गए, उनको मिला नहीं, तो किसको मिला? वहाँ के स्थानीय लोग को भी नहीं मिला, कोई जमींदार को भी नहीं मिला, कोई कारखाने वाले को नहीं मिला, तो किसको मिला? ये चीज वही बात बोल रहा है। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया, जहाँ किसान जलगहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर परिस्थिति के परिणाम हो सकता है। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों को गरीब भूमिहीन में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोगों और लाभ को चाहने वाले लोगों के बीच
संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव और उतारू हो गए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारों को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। मतलब यहाँ बोल रहा है कि सिंचाई के चलते ये जो बना कि इससे बहुत लोगों को सिंचाई मिलेगा, पानी मिलेगा, लेकिन उसमें क्या होता है, ज्यादा पानी मिल गया तो वहाँ डूब जाएगा, वहाँ जो फसल होना है वो नहीं हो पाएगा, जो खेती होना है वो नहीं हो पाएगा। उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये मतलब तरह तरह का हर चीज का एक फायदा है तो नुकसान भी है ना। यही चीज यहाँ बताया गया, बहुउद्देशीय परियोजना का क्या नुकसान यहाँ पे दिखाया। अब लोग पढ़ेंगे नदी परियोजना पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर है। मतलब नदी परियोजना जो हमारा बनता है उस पर बहुत सारा आपत्ति आता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, इससे हमारा ये इसी कारण ये उद्देश्य जो है थोड़ा सा विफल हो रहा है। यह एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने के कारण बन जाते हैं। मतलब जैसे नदी मान लो बह के जा रही है, तो नदी जब बह के जा रही है तो अपने साथ बहुत सारा मतलब कटा हुआ मिट्टी, कंकर, बालू सब बहा के ले जाएगा। तो जहां बहा के ले जाएगा, डैम बनाएगा, तो डैम बना किस लिए कि बाढ़ वहां पर ना आए, तो उसको रोका गया, पानी को रोका गया। जब रोका गया तो उसमें जाकर धीरे धीरे उसके तली में बैठ जाएगा कौन, वो मिट्टी, वो कण, वो जो बालू है, वो जो पत्थर है, वो सब बह के जा रहा है, सब धीरे 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 अब क्या होगा, नीचे का तल बढ़ते चला गया। अब वो क्या हुआ, पानी ऊपर आ जाएगा, जितना जमा होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से डैम से हमारा हानि भी हो सकता है। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों में से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ अपितु बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि तलछट जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदान तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों की कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलता है। सीधी सी बात यहाँ बताया गया है कि जैसे यहाँ बताया कि जल से जहाँ पे जल का जो मान लो नदी द्वारा जो बहाकर मिट्टी लेकर कहीं पे जमा करता, अगर मान लो कोई उस पर डैम नहीं बनता तो हर जगह जमा करता, बाढ़ आता तो कहीं पे जमा कर देता, फिर उसके बाद वहां पे जब बाढ़ शांत होता तो वो जगह जमीन क्या हो जाता, पूरा उपजाऊ हो जाता। क्यों? क्योंकि वह जो बाढ़ द्वारा मिट्टी लाई गई वो उपजाऊ मिट्टी है। लेकिन अब डैम बनने के कारण क्या होता है, वो जो जलोढ़ और मिट्टी होता है वो बहकर वहां पर नहीं जा पाता है, तो उससे साथ साथ क्या होता है, मिट्टी में जो गुण है वो जितना है वही धीरे धीरे फसल उगाते गए तो शेष होते चला गया। और साथ ही साथ वहां पे जहाँ पर डैम बनता है तो उस नदी का फ्लो को रोका जाता है, जिसके चलते ऐसा माना जाता है कि वहां पे क्या होता है, तो भूकंप आने का संभावना ज्यादा होता है। दूसरी बात, अगर मान लो जल जहाँ पे ज्यादा दिखाई देगा, मान लो सिंचाई के द्वारा आ रहा है, ज्यादा पानी मिल रहा है तो भी उसमें कीटाणु ज्यादा लग जाएगा कोई फसल में। अब वर्षा तथा जल संग्रह, बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। मतलब लोगों को जो है वर्षा जो हमारा है जल चक्र जो होता है, पानी बरसता है, फिर धूप होता है, फिर सर्दी भी आता है, तो उसी तरह यह माध्यम के बारे में लोगों को बहुत अच्छा ढंग से ये पता था कि वर्षा ऋतु में वर्षा होती है। मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितिकीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने पुल अथवा पुल यानी पश्चिम हिमालय जैसे वाहिकाएं नदियों की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है।
पश्चिमी भारत में विशेषकर राजस्थान में पानी का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। मतलब पहाड़ों में भी पानी को जो वर्षा जल है उसको दूसरी तरफ मोड़ दिया गया और खेती में करने के लिए पानी उपयोग हो गया। दूसरा, राजस्थान में जहाँ पानी नहीं वहां पर भी पानी वर्षा जल को इकट्ठा करके रख लिया गया, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए और पीने के लिए उपयोग किया। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिलों जैसलमेर में खादी और अन्य क्षेत्रों में जोहर इसके उदाहरण, मतलब जहाँ पे पानी कम है वहाँ भी पानी का जितना मात्रा होना चाहिए उसको नहीं होने पर वर्षा जल को पानी इकट्ठा करके वो लोग खेती बाड़ी करते हैं और वो संरक्षित जल का उपयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, एक चित्र 3.3 में छाता से कैसे संरक्षण किया गया है। यहाँ हैंडपंप चलाने के लिए क्या किया गया है, छत का सारा पानी जो है एक जगह नीचे में जमा हो रहा है। यही बात यहाँ पे कैसे जमा किया, बेकार पड़े हुए कुएं को भी बना दिया, जो कुआं सूख गया उसमें पानी का सारा फ्लो उसमें डाल दिया गया, तो पानी क्या होगा, नीचे जो हमारा जमा पानी जिसको नलकूप द्वारा निकालते वो भी आ गया। अब लोग पढ़ेंगे राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र, विशेषकर बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करता है। मतलब कहने का अर्थ हुआ, जैसे अभी हम लोग बोकारो में भी बहुत सारा जगह में पानी का संकट आ जाता है गर्मी में। अगर हम लोग देखें तो यह संकट को दूर किया जा सकता है। घरों में जितने छत का पानी और जो बरसात का पानी हमारा आता है वर्षा हुआ उसको, और जो हमारा किचन और बाथरूम में जो नहाने वाला पानी होता है वो सारा पानी का नल अगर हम लोग एक जमीन में टंकी बना दें और उसमें सारा वो पानी उसमें अगर इकट्ठा कर दें, वर्षा जल उसमें इकट्ठा हो जाए तो वो धीरे धीरे भौम स्तर जल को पूरा करेगा। क्योंकि हम लोग नलकूप द्वारा भौम जल स्तर से पानी लेते हैं, तो वो सारा पानी जब इकट्ठा उसमें जाने लगेगा हमारा नीचे का पानी कम नहीं होगा। क्योंकि हम लोग पानी तो निकाल लेते हैं, निकालने के बाद पानी धीरे धीरे कहाँ जाता है, नाली में, नाली से कहाँ चला जाता है, नदी, नदी कहाँ ले जाएगा, समुद्र, यानी जमीन के अंदर पानी जाएगा तभी हमारा पानी मिल पाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे राजस्थान का कुछ अर्ध सूखा क्षेत्र है उनमें, और जो सूखा क्षेत्र पूरा है उसमें, जैसे बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी को संग्रहण करने के लिए भूमिगत, मतलब जमीन के अंदर टैंक लगा हुआ है और टांका बना हुआ है। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना का हो सकता है। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। टांका यह सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों के ढलानों छतों में पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रह किया जाता था और उसके बाद शुरुआती तौर पे उसको नहीं भेजा जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा गंदा रहेगा। पहला बारिश हो जाने के बाद दूसरा जो भी बारिश होगा उस सबका पानी कहाँ जाएगा, उसमें जाएगा, ताकि क्या होगा, वह पूरा साफ हो गया। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जाता था। मतलब टांका इतना बड़ा होता था कि पानी इतना जमा होता था कि अगला वर्षा ऋतु तक पानी जमा रहेगा। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध कराने वाला जल स्रोत बनाता था। और यही जो है पानी तुम्हारा अगला साल तक, यानी अगला वर्षा ऋतु तक पीने का पानी का उपलब्ध कराएगा। वर्षा जल अथवा पालर पानी, जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। मतलब एसी चलाने का भी जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा बनाया जाता है कि जहाँ पानी जमा हो रहा है उसी के साथ साथ कमरा भी बनाया जाता है, तो उससे क्या होता है, पानी वाला जो बगल में कमरा वो गर्म ना होकर ठंडा रहेगा। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध बारहमासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। मतलब अब हमेशा वहाँ पानी मिलता है इंदिरा गांधी नहर के द्वारा, इसलिए लोग अब जो है
क्या कर रहे हैं, ऐसा जमाव वाला काम पानी का नहीं कर पा रहे। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत में कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव जिसका नाम है गंडाखूर में ग्रामीणों ने अपना घर में जल आवश्यक पूर्ति, छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में व्यवस्था की है। मतलब गांव में लगभग कितने घर में है, 200 घर में वर्षा जल इकट्ठा किया गया। देखो एक चित्र के द्वारा दिखाया गया कैसे जमा किया जाता है पानी। इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग किया जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र 3.4 को देखें। 3.4 में दिया हुआ है कैसे कैसे इसमें इकट्ठा पानी करना है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है और 10 भराई के साथ यहाँ संग्रहण दक्षता 80% है। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रह और उपयोग कर सकता है। 20 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। मतलब इस तरह से यहाँ पानी को जो है कंट्रोल करके रखा जाता है ताकि पानी बहकर समुद्र में न चले जाए। अगर पानी हम लोगों के घर से डायरेक्ट समुद्र में चला जाए तो उस पानी का हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही पानी अगर मान लो हम उसको संग्रह कर दिए नीचे भूमिगत जल में, तो क्या होगा, उस पानी का जो हम लोग पुनर्उपयोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा बात? नहीं तो फिर से समझो। जैसे अगर हम लोग का वर्षा का पानी हुआ, छत पे हुआ या जहां भी हुआ, पानी सीधे कहाँ चला जाएगा, बाहर नाली में जाएगा। और नाली हम लोग सब जानते हैं कहाँ कांटेक्ट होता है, नदी में, तालाब में, है ना। जो तालाब में कांटेक्ट होता है वो तो पानी चला गया कहाँ, जमीन में, क्योंकि तालाब से पानी जमीन में चल जाएगा। लेकिन अगर नाली का पानी नदी में अगर जा रहा है, दैट मीन्स वह पानी नदी में जाने के बाद नदी कहाँ जाके मिलती है, समुद्र में। और समुद्र में जब मिल जाएगी पानी, तो पानी क्या हो गया, खारा हो गया। यानी वह पानी हमारा नदी से जमीन के अंदर अगर चल जाता तो काम हो जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसलिए इस संग्रहित पानी को बनाने के लिए लोग सभी को इसको क्या करना होगा, घर में एक छोटा छोटा टैंक टाइप का नीचे बना लेना होगा और उसमें सारा छत का पानी जो है अगर उसमें जाके जमा हो जाए तो हमारा घरों में जो चापाकल है, जिसका छोटा छोटा चापाकल भी है, उसमें भी पानी आ जाए। क्यों? क्योंकि भूमिगत जल का प्रतिशत बढ़ जाएगा। जैसे ही बढ़ेगा हम लोगों का चापाकल चलना स्टार्ट हो जाएगा। समझे? ओके, बाय। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, ये पढ़ाई कंप्लीट हुआ, अभी इस लेसन को कंप्लीट करने का अगले लेसन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद आपको इसको रीडिंग भी करना है एक बार, और साथ ही साथ माँ बापा को प्रणाम भी करना है प्रत्येक दिन। और ये नीला पीला ब्रैकेट में बहुत सारा चीज लिखा रहता है, ठीक है, इसको आपको खुद क्या करना है, पढ़ना है। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम आपको नहीं पढ़ते हैं। आपको खुद इसको रीडिंग कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, इस पे जो क्वेश्चन आंसर आपको खुद करना है, उसके हम आंसर भेजेंगे, तब तक उससे पहले आपको खुद करना है। अच्छा, प्रारूप का हम क्वेश्चन आंसर तुमको पूरा रूटीन बना के 1 वीक का आप भेज रहे हैं, ठीक है। फिर ये सप्ताह का पूरा खत्म हो जाएगा तो फिर से भेजेंगे। ये प्रारूप जो याद हो रहा है, कुछ बच्चे बहुत अच्छे से मन लगाकर याद कर रहे हैं, कुछ बच्चे थोड़ा मन लगाकर याद कर रहे हैं, और कुछ बच्चे कुछ भी याद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो नहीं याद कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है, ठीक है। क्योंकि कोरोना के चलते आपको लग रहा है कि नहीं पढ़ रहे हैं, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम हमारा जैसा चल रहा है इसके अनुसार लग रहा है ऐसे ही पास कर देगा। तो आप जब आओगे और जब बोर्ड एग्जाम में एग्जाम लेगा और एग्जाम में जाओगे लिखने के लिए, कुछ लिखोगे ना, नंबर आएगा 0, तो हो जाओगे उस समय 0, ठीक है। इसलिए क्या करना है आपको, प्रत्येक दिन 2-2 क्वेश्चन, प्रत्येक जो रूटीन वाइज हमारा दिया जा रहा है याद करने के लिए, आप उसको याद कीजिए। किसी दिन देखोगे 4 क्वेश्चन हम दिए हैं तो ठीक से देखना, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसीलिए तुमको वो 2 क्वेश्चन के बराबर हम वो क्वेश्चन कर दिए। अब पूरे सप्ताह का क्वेश्चन हम भेज रहे हैं एक बार में, आप प्रत्येक दिन उसको देख कर कौन कौन क्वेश्चन दिया गया याद करना, उसको याद कीजिए। याद करने के बाद आपको क्वेश्चन बुकलेट भी मिला हुआ है उस सब्जेक्ट का, उसको क्या कीजिए, याद करने के बाद उसको लिखिए, बिना देख के टेस्ट दीजिए, घर में मिलाइए, और उसके बाद देखिए कि तुमको कितना याद हो रहा है।
ठीक है। फिर हम लग रहा है इस मंथ में एक दिन टेस्ट लेंगे, बताएंगे इसके बारे में किस दिन टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक दिन आप लोग को ये जो याद करने वाला है इसको करना है। साथ ही साथ संडे मीन्स रिवीजन डे, ये आप लोग को याद रखना है। संडे के दिन जितनी भी क्वेश्चन आप याद किए, कोई 1 किया, कोई 10, कोई 15, कोई 100, कोई 50, उस क्वेश्चन का जो याद किया हुआ उसको क्या करना है, रिवीजन करना है। मैथ जो बना रहे हैं उसका रिवीजन करना है। इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, जो भी ज्योग्राफी, संस्कृत, जो भी आप याद कर रहे हो उसका जो याद किया हुआ उसको सिर्फ रिवाइज करना है। कब? संडे के दिन, तब आपके माइंड में याद रहेगा। ओके, बाय।